जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब पर। और प्यारे बच्चों, पिछले 2 दिन क्लास नहीं हो पाई। कारण था वॉइस का बहुत बड़ा इशू था। आवाज़ सही करने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। अभी इसलिए क्लास भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है। जैसे ही सही होगी मैं आपको ऑनलाइन जो है लाइव क्लास लेनी स्टार्ट कर दूंगा भाई आपकी। चलिए आज की क्लास की बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद से है। मैंने बताया था भले ही 2 दिन बीत गए हों, लेकिन 100 डेज में कंप्लीट करके दिखाऊंगा आपको कि 100 दिन में आपके साथ जुड़ूंगा। और आज 11वां दिन है। चलिए, क्लास का टॉपिक मैंने बता दिया आपको कि किससे रिलेट करेगा आज का। तो आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, यहाँ पे मेंशन है आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद। इससे पहला टॉपिक मैंने ये करा दिया, मानवाधिकार आयोग करा दिया, भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार ये करा दिए हैं मैंने। आपने नहीं देखी क्लास तो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मैं बस वे टॉपिक करा रहा हूँ आपको, इतिहास ज्योग्राफी नहीं करा रहा, लेकिन जितनी हो सकती है इनसे रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि भारत में सुरक्षा संबंधी जो प्रावधान है हम 2 टाइप से पढ़ते हैं। हालांकि वो क्लास पुलिस से रिलेट थी, लेकिन तब भी हमने उसको पढ़ा था। और चीजें जैसे जैसे क्लासें बढ़ेंगी, 10-12 क्लास होंगी, तो चीजें आपस में कनेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। बाह्य सुरक्षा, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, और इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा। मैंने बताया था आपको गृह मंत्रालय के अधीन आंतरिक सुरक्षा, जिसके अंदर हम अर्धसैनिक बल, जिसमें बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी और एसपीजी इनको रखते हैं। तो ये सभी कैसे कहलाती हैं? ये अर्धसैनिक बल कहलाते हैं और ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। राज्य पुलिस और जो आईबी सीआईबी है, ये भी आपकी किस में काम करती हैं? गृह मंत्रालय के अधीन। वहीं बात की जाए रक्षा मंत्रालय के अधीन कौन कौन सी काम करती हैं, तो जितनी भी हमारी तीनों बड़ी सेनाएं हैं, जैसे जल, थल और वायु सेना, ये हमारी जो है बाह्य सुरक्षा, देश के बाहर की सीमा को प्रोटेक्ट करते हैं। और अंदर की सीमा, अंदर का जो काम है वो देखिए यहाँ पर हमारा अर्धसैनिक बल। हालांकि यहाँ पर बीएसएफ जो है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी कहलाती है। ये जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराती है। तो मेनली काम किसका होता है बाह्य सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का? तो वो होता है भैया आपका, जो ये है आपकी तीनों बड़ी सेनाएं, इनका। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आपके एग्जाम के अंदर बने हैं वो, और क्या बनने के चांसेस हैं, वो मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा। देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैं बताता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए जरूरी है, इसीलिए संविधान में कहाँ पर इस टॉपिक से रिलेट करके क्वेश्चन बनेंगे आपके, वो चीज देखते हैं। संविधान में प्रावधान कहाँ किए गए हैं? 7वीं अनुसूची। संविधान के अंदर 12 अनुसूची हैं। मैंने बताया था पिछली भी क्लास में। तो जब भी पूछे कि संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तब कितनी अनुसूची थी, तो 8 थी। अभी कितनी है? 12 है। तो इसी 12 में से 7वीं अनुसूची को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें आ जाएगी यूनियन लिस्ट यानी कि केंद्र सूची। दूसरी एक आ जाएगी, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य और केंद्र। और इन दोनों से मिली जुली बनेगी कौन सी? ये हो जाएगी कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट जो है, केंद्र सूची, इसके अंदर 100 विषय हैं। इसके अंदर आपके 52 विषय हैं। और स्टेट लिस्ट के अंदर आपके आ जाएंगे 61 विषय आ जाएंगे। तो जिन विषयों पर कानून केवल जो है राज्य बना सकता है, वे विषय तो रखे गए हैं राज्य लिस्ट के अंदर। जिन विषयों पर कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है, वे विषय रखे गए हैं किसके अंदर? केंद्र सूची के अंदर। और जिन पर ये दोनों मिले जुले, इसीलिए ये मैंने एक ग्राफ लिया है कि आप अच्छे से समझ पाओ कि इन विषयों पर कानून जो है वो केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी बना सकती है। और यहीं पर आता है आपका डिफेंस, जिसके बारे में आज हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा डिफेंस जो रक्षा है वो किस सूची का विषय है, तब आपने मार्क करना है यूनियन लिस्ट का। वहीं बात की जाए पुलिस की, बात की जाए तो पुलिस कौन से का है? तो ये राज्य सूची का। वहीं पूछा जाए एजुकेशन, फॉरेस्ट और ट्रेड, ये किसके विषय है? तो ये आपको मिलेंगे देखने के लिए समवर्ती सूची के। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने आपको दिए भी हैं, पीडीएफ में मिलेंगे। इन टॉपिक को याद कर लेना। ज्यादातर कांस्टेबल में इससे हाइट नहीं पूछा जाता, ज्यादा पूछा जाएगा शिक्षा कौन सी सूची का विषय है, तब क्या मार्क करोगे? समवर्ती सूची का। न्याय कौन सी सूची का है, तो तब भी मार्क करोगे कौन सी सूची का है? समवर्ती का। वैसे ही आपराधिक विधि जो है वो कौन सी सूची का है? समवर्ती सूची का। तो बस इनको याद कर लीजिए, ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। जैसे हाईवे, रेलवे, बंदरगाह, अंतरराष्ट्रीय संबंध, संचार और परमाणु। जो परमाणु है, परमाणु, ये पूछे कि किसके विषय हैं, फिर आपने मार्क करना है कि ये विषय है
केंद्र सूची के। जो परमाणु है देखिए किसी राज्य के अंडर नहीं आता, परमाणु हथियार वगैरह जो होते हैं ये किसके अंडर आ जाएंगे, केंद्र सूची के विषय। तो यहाँ पर मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया कि आपका संविधान से कैसे रिलेट होगा ये वाला पॉइंट। तो इस तरह से रिलेट होगा, बस और कुछ नहीं है इसमें समझने वाला, बाकी चीजें मैंने आपको समझा दी। बाकी सारी चीज जो है वो आपकी सारी की सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, यानी कि संविधान का पार्ट है, फिर वहां करोगे आपका। चलिए, और क्या क्या प्रावधान है संविधान के अंदर। आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान जो है ये राष्ट्रपति जी के द्वारा लगाए जा सकते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं, 352, 356 और 360। इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपसे रिलेट करूंगा अभी टॉपिक से आपके कि कैसे आपके टॉपिक से रिलेट करते हैं। जैसे 352 ये होता है आपका राष्ट्रीय आपात। आपात 356 क्या होता है, ये राज्य आपात होता है, आपात। और ये होता है आपका वित्तीय आपात। आपात तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। राष्ट्रीय आपात, यदि भारत का किसी देश के साथ युद्ध छिड़ जाए, या भारत के ऊपर कोई देश आक्रमण कर दे, या भारत की आंतरिक जो स्थिति है वो खराब हो जाए, यानी कि आंतरिक विद्रोह छिड़ जाए भारत के अंदर, तब राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। इसीलिए ये रिलेट करता है आपके आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद को। आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए या राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हुए कौन सा आपात लगाया जा सकता है, तो ये 352 लगाया जा सकता है। इनकी बात करूं नॉर्मली ऐसे ही याद कर लीजिए, टॉपिक से नहीं रिलेट करते। लेकिन यदि किसी राज्य का संवैधानिक स्ट्रक्चर बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है तब लगाया जा सकता है 356, और ये एक राज्य या पर्टिकुलर एक जगह पर भी लगाया जा सकता है। 360 1991 वाला वो पॉइंट याद करिए, जब भारत के अंदर वित्तीय आपात आने वाला था। तो आया नहीं था, भारत के पास 2 या 3 हफ्ते का बस पैसा बचा था जहां से सामान हम बाहर से खरीद सकते थे। वो जब मैंने आपको वाणिज्य व्यापार वाली क्लास पढ़ाई थी उसमें बहुत अच्छे से समझाया था। यदि वो इम्प्लीमेंट हो जाता उस समय तो ये आपात लग सकता था। इसीलिए आज तक भारत के अंदर जो है वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है। आगे बात करते हैं यहां से बाह्य सुरक्षा। दूसरा पॉइंट मैंने बताया आंतरिक सुरक्षा। दोनों पॉइंट पढ़ेंगे। आज की क्लास केवल बाह्य सुरक्षा के बारे में होगी, और दूसरी क्लास के अंदर हम आंतरिक सुरक्षा और जो आतंकवाद है उनसे रिलेट करके कितने पॉइंट आपके एग्जाम में बने हैं या बन सकते हैं उनको कवर करेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, मैंने बता दिया कि जो बाह्य सुरक्षा है वो रक्षा मंत्रालय के अंदर काम करती है। कौन कौन सी संधि, सम्मेलन, समझौते और अनुसंधान है जहां से आपके क्वेश्चन बने हैं। जैसे यहां से TTBT, कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि कोई भी देश जो है न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट नहीं करेगा, इसलिए इसको बैन की जाती है। ये ट्रीटी होती है 1994। संयुक्त राष्ट्र यूएन के बारे में बहुत बच्चे जानते होंगे कि संयुक्त राष्ट्र ने इसको कब अपनाई, 1996 में अपनाई। भारत ने इस पर सिग्नेचर नहीं किए, क्योंकि आपको याद होगा कि भारत ने 1998 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, दूसरे वाला जिसको शक्ति 98 नाम दिया गया था। अभी पढ़ाऊंगा, आगे आएगा। तो भारत ने इस ट्रीटी पर सिग्नेचर नहीं किए। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि सभी परमाणु विस्फोटकों पर प्रतिबंध लगाने वाली ट्रीटी कौन सी है, आपने आंसर करना था TTBT। फुल फॉर्म ये है, फुल फॉर्म पूछेगा तो ये करना है। बस इतने ही पॉइंट यहाँ से रट्टा मारने, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मारना। और उम्मीद करूंगा कि 50% तो आपका यहीं से याद हो गया होगा। हो सकता है ये डेट आपके याद ना हो। तो सभी परमाणु विस्फोटकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कौन सी ट्रीटी हुई थी, TTBT। ये वो परमाणु, जब परमाणु की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट कब कब किए हैं। पहला टेस्ट किया है मई 1974 ईस्वी में इंदिरा गांधी के समय, जिसको नाम दिया गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण दोनों के दोनों राजस्थान के अंदर हुए हैं। दूसरा मई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी, अभी मैंने बताया आपको शक्ति 98 इसको नाम दिया गया था। ये भूमिगत परीक्षण था। तो 2 परीक्षण किए हैं, दोनों के दोनों डेट के साथ पूछे जाते हैं।
और इनके ऑपरेशन पूछे जाते हैं कि इसको क्या नाम दिया गया। तो शक्ति 98 और इसको दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। इतने पॉइंट यहां से याद रखो। ये क्या है? ये सिप्री रिपोर्ट है 2025 की। सिप्री एक ऐसी संस्था है जो हथियारों के बारे में बता रही है, सैन्य खर्च के बारे में बताती है। जैसे अभी बात की जाए न्यूक्लियर वेपन की बात की जाए 2025 तक, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बच्चा आपने पढ़ा होगा, आपने न्यूज भी देखी होगी, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो न्यूज वाले बहुत बता रहे थे कि भारत के पास इतने परमाणु हथियार हैं और पाकिस्तान के पास इतने परमाणु हथियार हैं। तो 2024 के अनुसार, 2024 है उसके अनुसार भारत के पास जो थे 172 परमाणु हथियार थे और जो पाकिस्तान था उसके पास 170 थे। लेकिन 2025 में भारत ने इसमें 8 प्लस कर लिए और अब जो हो चुके हैं भारत के पास लेटेस्ट डाटे के अकॉर्डिंग 180 परमाणु हथियार हैं और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। वहीं सबसे ज्यादा अब पहुंच चुका है 2025 जनवरी का डाटा है, इसके अकॉर्डिंग जो है रसिया सबसे ऊपर पहुंच चुका है, जिसके पास संख्या में नहीं पूछेगा, बस यहां से क्वेश्चन आपके 2 ही बनेंगे, तीसरा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं, बस यो। दूसरा, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा परमाणु वेपन रखने वाला यानी कि परमाणु हथियार रखने वाला देश कौन सा है, तो रसिया। दूसरे नंबर पर आता है यूएसए। सिप्री रिपोर्ट से बनता है आपका सैन्य खर्च, सैन्य खर्च। तो यदि आपसे पूछता है कि सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है भारत का सैन्य खर्च में स्थान, में स्थान स्थान जो प्रथम आ जाएगा, तो प्रथम आ जाएगा यहाँ पे यूएसए और भारत का स्थान याद रखना, भारत का इसमें 5वां स्थान है। तो ये याद रखना। वैसे जीडीपी वगैरह भी पूछी जाती है कि जीडीपी में कितना खर्च है, तो उस पॉइंट को मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो जो अभी आपका बजट आया है, बजट 2026 और जी 27, इसके अनुसार कुल खर्च कितना है भारत का, तो कुल खर्च है 53.5 लाख करोड़, लाख करोड़ इसमें कैलकुलेट करोगे। और सैन्य खर्च कितना है भारत का, रक्षा बजट बोलेंगे इसको, रक्षा बजट। ये रक्षा बजट कितना है, 2026-27 का जो अभी बजट फरवरी में पेश किया गया था उसमें आ जाएगा 7.85 लाख करोड़, लाख करोड़। ठीक है, ये याद रखना। जो कुल बजट का कितना बनता है, 14.6% के समथिंग बनता है, 14.6%, यानी कुल बजट में रक्षा बजट कितना दिया गया है, 14.6% दिया गया है। वहीं लाखों में पूछेगा तो 7.85 लाख करोड़ दिया गया है। और टोटल बजट कितना आया है इस बार का, तो वो आया है 53.5 लाख करोड़। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं CWC। ये क्या है, केमिकल वेपन कन्वेंशन। ये कब लागू हुई थी, तो ये होती है 1977 ईस्वी में। केमिकल वेपन, और केमिकल वेपन क्या है, रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और उपयोग को समाप्त करने के लिए कौन सी कन्वेंशन हुई है, तब आपने CWC का नाम बताना है। यही पॉइंट आपसे पूछे गए हैं, इतने ही पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा यहाँ से कुछ और पूछा भी नहीं जाएगा। नॉर्मली आप समझ गए होंगे रासायनिक हथियार क्या है, ये जो परमाणु हथियार वगैरह हैं ये ही रासायनिक हथियार होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जैविक हथियार। आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पीरियड में ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि चाइना ने जो है वो जैविक हथियार का उपयोग किया है, कोरोना वायरस को बनाया है और फिर देशों की जीडीपी को खत्म करने के लिए या देशों की अर्थव्यवस्था को खत्म करने के लिए इस हथियार को और देशों में भेजा है। तो उसी को बात करते हैं। ये समझौता कब होता है, ये 1975 में होता है। बस इतना ही पूछा गया है यूपीएसआई में, इससे ज्यादा मैं यहाँ कुछ और आपको समझाऊंगा भी नहीं क्योंकि आपका एग्जाम जो है कांस्टेबल लेवल का है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन स्थापना। याद रखना, कैजुअली रट्टा मारने के लिए नहीं कहूंगा,
बस चीजें यहाँ याद रखनी है कि ये है क्या चीज और किस पर्पज से काम करती है। अधीन किसके काम करती है? प्रधानमंत्री कार्यालय व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन ये काम करती है और भारत सरकार की एक अत्यधिक क्या है? विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी। विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी का नाम आएगा तब बताना। NTRO, नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कार्य क्या है? इसी लैंग्वेज में पूछा गया है। आप लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, ये बच्चों को डिस्टर्ब करती है क्योंकि नॉर्मली एग्जाम के अंदर आ जाएगी तो आप इसको कैजुअली पढ़ के चले जाओगे, इतना ध्यान नहीं दोगे। लेकिन यदि मैं आपको ध्यान से पढ़ाऊंगा तब आप इस पे अच्छे से ध्यान दोगे। जैसे उड्डयन, रिमोट सेंसिंग, डाटा इकोनॉमिक और प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। आदि में प्रौद्योगिकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए कौन सी अनुसंधान है? फिर आंसर करना था अपने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसी के अंडर काम करती है NICRD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और ये एक ऐसी रिसर्च करने वाली संस्था है जिसे एशिया में तो किसी देश ने अपना यहाँ पे बना नहीं रखी, चाहे वो चाइना है चाहे कोई और बड़ा देश है। तो एशिया के किसी भी देश ने ऐसी संस्था नहीं बना रखी, केवल भारत ने बनाई है और ये भी UPSI के एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय क्रिप्टोलॉजी अनुसंधान एवं विकास संस्थान। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा था कि क्रिप्टोग्राफी सिस्टम आदि में प्रौद्योगिकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए कौन सी संस्थान है, फिर इसका नाम याद करना और इसी के अंडर काम करती है ये वाली। आगे आ जाएगा कुछ समझौते। जैसे ये देखिए एग्जाम में पूछा गया है 2024 के और समझौता है ये 2016 का। लेकिन पूछा क्यों गया है? वो इसलिए पूछा गया है क्योंकि इसके अंदर वर्ड आ रहा है सुरक्षा मानकों। सुरक्षा तो आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, इसीलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं। भारत और जापान के बीच परमाणु समझौता है जो असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग देता है। ठीक है, तो यहां पर आपने आंसर करना था कि भारत किस देश के साथ करता है, तो फिर भारत और जापान के साथ। और दूसरा यहां पर पूछा गया है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसको लेमोआ बोला जाता है। ये किसके बीच समझौता था? तो ये USA और भारत के बीच 2016 में ही हुआ था। 2021 के एग्जाम में पूछा था और किसके लिए है? सैन्य सुविधाओं के उपयोग के लिए, कि हम अपनी सैन्य सुविधाएं जो हैं वो USA को देंगे और USA हमें देगा, ये समझौता था। नाम में कौन सी लैंग्वेज बनी थी? देखिए ये है एक मूलभूत सैन्य समझौता जो ईंधन भरने, आपूर्ति और मरम्मत करने के लिए एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं को पारंपरिक पहुंच की अनुमति देता है। तब आपने आंसर करना था लेओवा। ठीक है, तो इंग्लिश में नहीं मिलेगा आपको, या तो हिंदी में मिलेगा सैन्य सुविधाओं के उपयोग हेतु समझौता, या ये शॉर्ट वर्ड मिलेगा आपको। नेक्स्ट USA से ही ये पूछा गया है, ये लाइन याद रखना, जो बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते को यानी कि भू स्थानिक खुफिया जानकारी उपग्रह डेटा मानचित्र को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। कौन सा समझौता है? ये है बेका, जिसको बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बोला जाता है। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और ये क्या काम करता है? जो भारत की मिसाइलें होती हैं, ड्रोन होते हैं, उनको नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड कराता है ताकि वे सटीक जो अपना निशाना लगा सके। तो ये जानकारी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी, डेट वगैरह कुछ नहीं याद रखनी, जितनी बेसिक डिटेल में आपको बता रहा हूँ बस उतनी ही याद रखनी है। नेक्स्ट पूछा जाएगा, ये एक कथन है कि ये दोबारा से रिपीट होगा भाई SI वाले बच्चों, हो सकता है यूपी पुलिस वालों से भी पूछ ले, लेकिन SI वालों में दोबारा रिपीट हो गए क्वेश्चन। शांति युद्ध की अनुमति से अधिक है। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि शांति युद्ध की अनुमति से अधिक है शांति समझौता, यह कथन किसका है? आंसर करना था लेनी टेलर का। और देखिए हो सकता था कि जैसे और जो टीचर्स हैं
वो आपको 4 ऑप्शन देते हैं और ऑप्शन ऑप्शन खेलते हैं आपसे। मैं भी खेल सकता था, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं बनता। जितनी चीज़ें आप वहाँ करोगे उससे ज़्यादा तो हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। और ये मैंने बताया पहले 30 दिन जो है हम बेसिक चीज़ें समझेंगे, ऑप्शन की चीज़ें तो हम बाद में खेलेंगे। पहले आप हर एक कंटेंट को अच्छे से समझ लोगे और उसके बाद तुरंत फिर जब हम ऑप्शन लगाएंगे फिर आपके सारे पॉइंट सही होते चले जाएंगे। और जब फाइनल टच 40 दिन में देंगे तो फिर देखना आपकी तैयारी कहाँ पहुँचती है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका ICRMW। ये क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ ऑल। यहाँ पर आ जाएगा माइग्रेट वर्कर। माइग्रेट वर्कर कौन होते हैं? जो अपने भारत के या किसी और देश से दूसरे देश में काम करने जाते हैं, एक शरणार्थी के रूप में आप कह सकते हो। यहाँ से काम करने जब कोई और जाएंगे तो माइग्रेट होकर जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे। माइग्रेट वर्कर एंड मेंबर्स ऑफ दियर फैमिली। तो जो माइग्रेट होके जो यहाँ से दूसरे देश में काम करने गए हैं वे लोग और उनके जो फैमिली है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ ना प्रोटेक्शन के लिए, उनके राइट्स अधिकारों के लिए जो समझौता है वो कौन सा समझौता है? आंसर करना है ये ICRMW। शॉर्ट फॉर्म में ही आपको नीचे 4 ऑप्शन में ये आंसर मिलेगा। नेक्स्ट है, इन तीनों नामों को अच्छे से जानते होंगे कौन कौन है ये। तो ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे हैं कि भैया भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? फिर राष्ट्रपति ही करना है आपने मार्क। तो सशस्त्र बलों का बस यही रट्टा अपने दिमाग में बैठा लेना। ये मत सोचना कि अर्धसैनिक बल ये वो। जब भी पूछा जाएगा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि भैया सर्वोच्च कमांडर सशस्त्र बलों का कौन होता है? राष्ट्रपति जी। वही फर्स्ट CDS पूछेगा। देखिए सर्वोच्च कमांडर तो ये है, लेकिन इन सेनाओं को त्वरित अपनी जो है मतलब ये कार्रवाई करनी पड़े, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई है या कोई और जो देश हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है, पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी भारत के अंदर घुस जाते हैं, तो वहां बहुत जल्दी निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति जी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं, उसके लिए एक पद बीच में बना दिया गया CDS का। तो ये सबसे पहले CDS कौन बने हैं? विपिन रावत जी बने थे, जिनका हेलीकॉप्टर से क्रैश होने के बाद देहांत हो गया था। अभी वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान जी हैं। वहीं थल सेना क्रम के साथ याद रखना 30वें नंबर के कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। नौसेना के एडमिरल दिनेश, यहाँ पर पूछा भी जाता है एडमिरल की जो उपाधि है वो किसको दी जाती है? तो ये नौसेना के जो हेड होते हैं उनको दी जाती है। त्रिपाठी जी और 26वें नंबर के हैं। वायुसेना के कौन हो जाएंगे? अमरप्रीत सिंह जी हो जाएंगे और ये 28वें नंबर के हैं। नेक्स्ट आ जाता है भाई आपका यहाँ पर आर्मी डे दिवस, और थीम आपके एग्जाम के अंदर मेंशन है, तो ये आपको वैसे भी याद होनी चाहिए कि भैया कौन सा दिवस किसके लिए मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 15 जैन को। 15 जनवरी को कौन सा आर्मी डे मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को अंग्रेजों के द्वारा भारतीय सेना की कमान किसी एक भारतीय को सौंपी गई थी और वो थे KM करियप्पा। करियप्पा, KM करियप्पा, ठीक है। तो करियप्पा को मिली थी, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी आर्मी है उसके प्रथम हेड कौन रहे थे? KM करियप्पा जी रहे थे। तो 15 जनवरी 1949 को जो है भारत को कमान मिली थी अंग्रेजों के हैंड। तो अंग्रेजों ने हैंड ओवर कर दी थी कि भैया आज से आपके हाथ में। लेकिन आर्मी का गठन कब किया गया था? स्थापना, स्थापना पूछे कब की गई थी? तो 1895 ईस्वी में की गई थी। वैसे इतना डीप नहीं जाएगा। नेक्स्ट पूछा जाता है आपका एयरफोर्स डे। ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1932 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। वहीं बात की जाए नेवी डे किस दिन मनाया जाता है? ये क्या था आपका? एयरफोर्स डे। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर नेवी डे। नेवी डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1971 का जो युद्ध हुआ था, युद्ध, उस युद्ध में हमारी नेवी ने पाकिस्तान को बहुत अच्छे से नाको चने चबाए थे।
इसलिए जो है उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है कि 1971 में 4 दिसंबर से ही हमने क्या मनाना स्टार्ट किया, नेवी डे मनाना स्टार्ट किया। उसके बाद आ जाएगा आपका कोस्ट गार्ड। देखिए जिस तरह से हमारी बाह्य सिक्योरिटी को प्रोटेक्शन देती है, बीएसएफ देती है, आईटीबीपी देती है, और उसके साथ साथ तीनों की तीनों फोर्स देती हैं, हमारी नेवी और थल सेना और जल सेना ये देती हैं। उसी तरह जो कोस्ट लाइन है, जो समुद्री सीमा है, उसको प्रोटेक्शन के लिए होती है भैया भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड। डे पूछे कब मनाया जाता है, डे तो ये मनाया जाता है 1 फेब को, फरवरी को मनाया जाता है। स्थापना कब हुई थी, 1978 ईस्वी में। आदर्श वाक्य है, इसका नहीं पूछा जाता, लेकिन कैजुअली एक बार देख लेंगे, व्यम रक्षाम। और उद्देश्य क्या है, उद्देश्य नहीं, छोड़िए आप सभी को पता है इसका उद्देश्य है क्या चीज। तो इतने पॉइंट आपके केवल यहाँ से पूछे जाएंगे, कैजुअली देखना है, डे आपको पता होने चाहिए इन सभी के। यदि आपसे पूछता है कि भैया ये बताइए कि हमारे कोस्ट की सुरक्षा के लिए कौन सी फोर्स काम करती है, तब भारतीय तटरक्षक बल बताना है आपने। और बस इस क्लास के अंदर इतना ही। तो जितनी भी बाह्य सुरक्षा से रिलेट करके क्वेश्चन आपके बने हैं या बनने के चांसेस है, वो इस क्लास के अंदर खत्म हो गए। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, वो रहेगा आपका आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, क्योंकि यही तो आपका टॉपिक है। लेकिन क्वेश्चन देखिए मैंने दिखाए हैं आपको, यहाँ से बने हैं। क्लास 2 दिन केवल वॉइस की वजह से नहीं हो पाई थी, अभी ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको जल्द ही ये लाइव क्लास मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।